हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। पहले हम डिस्कस करेंगे मास एनर्जी रिलेशन। तो टाइटल लगा रहा हूं मैं मास एनर्जी। फ्रेंड्स, बहुत ही फेमस इक्वेशन जिसकी वजह से फिजिक्स जाना जाता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उसमें उन्होंने मास को एज ए एनर्जी ट्रीट करा। राइट, आप सोच रहे हो कि मास को हम एनर्जी कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही देखने वाले हैं कि ये थ्योरी आई उससे पहले कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास और एनर्जी का कंजर्वेशन अलग से हुआ करता था। मास को अलग से कंजर्व किया जाता था और एनर्जी को अलग से कंजर्व किया जाता था। लेकिन ये थ्योरी आने के बाद ऐसा पता चला कि मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो मास है वही एनर्जी का एक दूसरा फॉर्म है। मास को हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का एक दूसरा फॉर्म मान सकते हैं। राइट, किस तरह से मान सकते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो ये इक्वेशन जो आपको पता है, एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसमें m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। जो भी ऑब्जेक्ट हमारी मोशन कर रही हो या जिस ऑब्जेक्ट में से हमें एनर्जी निकालनी हो या बनानी हो। राइट, c जो है ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। राइट, इन वैक्यूम, वैक्यूम में ही रही होगी, खैर c है। तो अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मास एनर्जी का फॉर्म कैसे हो सकता है ना। मास तो हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट पे जो मैटर है, मैटर पार्टिकल है। राइट, पार्टिकल जो अपनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है उसको हम मास बोलते हैं। लेकिन m को हम सबसे बना लें तो एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करें तो आपको पता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किससे बना होता है, एटम से। ओके, एटम से बना होता है। एटम के अंदर क्या आता है, न्यूक्लियस। एटम किसका बना होता है, न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। राइट, अब प्रोटॉन जो है वो खुद क्वार्क्स का बना होता है। दो अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे दो प्रोटॉन साथ में है, मतलब कि रिपल्सन को ओवरकम करके भी वहां पे कोई फोर्स लग रहा है। उसी को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो रिपल्सन को ओवरकम करके भी एक फोर्स बनता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, की जो अंदर लगता है। हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी भी जानेंगे। राइट, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि वो उनको जोड़े रखता है। राइट, अब प्रोटॉन खुद क्वार्क्स का बना होता है। राइट, अब क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, और क्वार्क्स भी आगे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। राइट, जो ग्लूऑन्स बोला जाता है, उनसे जुड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये बात मान लेते हैं कि अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन है उनके बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी। राइट, और वाइब्रेशन कर रहे होंगे वो, तो उनके बीच काइनेटिक एनर्जी भी रही होगी। तो कुल मिला के ये जो हमारी एनर्जी है, ये जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ही एक फॉर्म है। राइट, ये हमारी एनर्जी बढ़ भी सकती है, ये कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। अब देखो, हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसका मास रेस्ट पे होने से ज्यादा अगर वो मोशन में आ जाता है तो मास बढ़ जाता है। राइट, क्योंकि मोशन में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी आएगी। राइट, काइनेटिक एनर्जी इज वर्च्यू ऑफ मोशन। हमें पता है कि मोशन की वजह से बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है ना, ये चीज़ हमें पता है। तो अब आप मान सकते हो यहाँ पे कि जो मास है दैट इज इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी। मास को हम यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मास इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो मास है वो कोई और फॉर्म है एनर्जी का, यानी कि मास खुद एक एनर्जी है, उसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि मास जो होता है वो खुद एक एनर्जी होता है, हम उसको दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन
कर सकते हैं, राइट। तो आइंस्टाइन ने जो डिटेल में ये थ्योरी बताई थी उसमें उन्होंने बोला था कि कंजर्वेशन हम जो करें वो मास और एनर्जी का अलग से ना करके यहाँ पे एक ही बार कंजर्वेशन कर लें तो भी हमारा आंसर सेम बैठता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 16 न्यूक्लियस का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि दोनों मास में अगर डिफरेंस आ रहा हो, दोनों मास कौन सा मास, तो एक 8 ऑक्सीजन न्यूक्लियस 18, 8 ऑक्सीजन 18, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा एटम के अंदर, तो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहे होंगे, तो हम पूरा न्यूक्लियस का मास कंसिडर करेंगे और एक तरफ हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का इंडिविजुअल मास काउंट करेंगे, राइट। अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो उसका रीजन क्या है और उस डिफरेंस के जरिए हम क्या कर सकते हैं वो हम समझेंगे। पहले फ्रेंड्स इसके ऊपर से एक न्यूमेरिकल्स आया है नीट में, वो हम कर लेते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर फॉर्मूला के ऊपर आया 2020 फेज 1 में। ऐसा क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में भी है, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, तो मास हमारा कितना है 0.5 ग्राम। तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा कि किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो 0.5 10⁻³ kg, और इसको और मैं शिफ्ट करूं एक डिजिट तो 5 10⁻⁴ kg। अब हम एनर्जी निकाल लेते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो डायरेक्टली मास बता रखा हो केजी में तो आप सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो एनर्जी। तो यहाँ पे 5 10⁻⁴ 3 10⁸ होल स्क्वायर, तो अब हमारा हो जाएगा 5 3 का स्क्वायर 9 -4 और यहाँ पे हो जाएगा 16, तो 9 पाई 45 जूल। तो एक डिजिट मूव कर लेते हैं, राइट। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे 13। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा 4.5 10⁻13 जूल। आंसर हमारा आएगा सी, राइट। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आए तो आपका नसीब समझो। अब फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे हम टाइटल लगा देते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। फ्रेंड्स हम एग्जांपल लेते हैं 8 ऑक्सीजन 16 का न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी समझने के लिए, राइट। हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है। अब ऑक्सीजन के एटम में टोटल 8 प्रोटॉन रहते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ प्रोटॉन 8, तो ये हमारे 8 प्रोटॉन हो गए और 8 ही न्यूट्रॉन। राइट। तो ये पूरा हमारा न्यूक्लियस हो गया और उसको हम बोलेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, कैपिटल एम से उसको हम डिनोट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स मान लो कि इसमें से हम इंडिविजुअल सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को बाहर निकाल लेते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टी का बोलेंगे हम उनको, ये रहे। ये मैं क्या करूंगा 8 सारे के सारे प्रोटॉन्स को बाहर निकाल लेंगे और सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को भी हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हम इनको बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। अब इनका मैं मास जोड़ूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा क्या है प्रोटॉन, तो मैं ऐसा लिख सकते हैं ZMP प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं A माइनस Z MN, राइट। ये टोटल मास आया हमारा। तो लॉजिक के हिसाब से हमें ऐसा लगना चाहिए कि जितना मास न्यूक्लियस का है उतना ही इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का होना चाहिए। लॉजिकली तो होना ही चाहिए, राइट।
या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस का साथ में और ज्यादा होना चाहिए, राइट। न्यूक्लियस को बाउंड्री नहीं आती फिर भी ये चिपके होते हैं। अब आप देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस स्टिक टुगेदर रहते हैं। अब आप देखो कि हमने उनको बाहर निकाल लिया, इंडिविजुअल किया, तो न्यूक्लियर फिजिक्स ये कहती है कि ये मास हमारा ज्यादा आता है और ये मास कम आता है, राइट। ऐसा कैसे? तो बाइंडिंग एनर्जी से जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी वजह से मास कम हो गया उनका, अब ऐसा मान सकते हो, राइट। हमने उसको न्यूक्लियर बंधा हुआ था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बंधे हुए थे एनर्जी की वजह से। अब बंधन टूट गया, एनर्जी रिलीज हो गई, मास कम हो गया, राइट। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का मास जब हम काउंट कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी एक्ट कर रहा है। अब जब हमने उनको बाहर निकाल लिया, इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हमारे यहाँ पे है, तो उसका मास ज्यादा हो गया। इसका मतलब पहले जब न्यूक्लियस के अंदर थे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा था, तो मे बी एनर्जी की वजह से मास कम हो गया था। बाहर निकालते ही मास बढ़ गया, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो हुआ क्या कि बाद में मास ज्यादा आया, यानी कि इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का मास यहाँ पे ज्यादा आ रहा है न्यूक्लियस के मुकाबले। तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है मास का, उसको हम बोलेंगे मास डिफेक्ट। दोनों मास के बीच में यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हम यहाँ पे मास डिफेक्ट बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मास डिफेक्ट डेल्टा एम दैट इज इक्वल टू, इसका ज्यादा आ रहा है तो जेड एम पी, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, प्लस ए माइनस जेड, मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसके मास में से हमें क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस करना पड़ेगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर हम इस तरह से इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के मास के अंदर से मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हमें दोनों का सब्ट्रैक्शन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी हमारी ए एम यू में, वो हमारी वैल्यू ए एम यू में आएगी, राइट। तो उसको हमें फिर एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है वो हम समझते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि ऑक्सीजन का मास कितना आता है न्यूक्लियस एटम का। एटम का मास आता है 15.99493 एटॉमिक मास यूनिट, और न्यूक्लियस का मास आता है 15.9905 एटॉमिक मास यूनिट। फ्रेंड्स हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका मास को यहाँ से माइनस कर दिया एटम में से, तो ये जो हमें मिला वो न्यूक्लियस का मिला। तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं 0.13691 एटॉमिक मास यूनिट, कितना आएगा? अब फ्रेंड्स ये एटॉमिक मास यूनिट में है, इसको ये जो मास डिफेक्ट है इसको ही आप बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको बाइंडिंग एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये हम समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू एनर्जी में क्या निकलती है, राइट। ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एग्जैक्ट मास लूंगा किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मीन्स एटॉमिक मास यूनिट का हम एग्जैक्ट मास लेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी हम एग्जैक्ट काउंट करेंगे, और उसके ऊपर से हम यहाँ पे निकालते हैं। फ्रेंड्स वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आती है 1.6605 10⁻⁻27 kg। अब मान लो कि हमें इसको कन्वर्ट करना है एनर्जी में, तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे c² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे मैंने c² से मल्टीप्लाई किया, बट ऑब्वियसली मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो c की वैल्यू आती है 2.9979 10⁻8 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैंने अभी वैल्यू याद कर रखी है, डायरेक्टली लिखता हूं मैं 1.4929 1.4922 आएगा -10 जूल। अब फ्रेंड्स इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे। अब ये मैं कैलकुलेटर में करूंगा,
इतना तो याद नहीं है। तो अब देखो 1.4922 डिवाइड बाई 1.602, तो ये हमारा है 0.931। राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 5 लिख लेंगे, राइट। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कि ये -19 ऊपर जाएगा, +19 होगा, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए 1 इंटू सी स्क्वायर 0.9315 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम यहाँ पे 3 डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3 931.5 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन 10⁻⁶ जो है उसको हम यहाँ पे मिलियन लिख लेंगे, मेगा। ओके, 1 U इंटू सी स्क्वायर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो हो जाएगा वो हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब हमें तो चाहिए थी 1 U की वैल्यू, तो 931.5 MeV अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या करा, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकाली, कितनी आई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। अब फ्रेंड जब जब भी हमें इस तरह से एटॉमिक मास यूनिट U आएगा तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं ऑक्सीजन के लिए करूं यहाँ पे 8 ऑक्सीजन 16 के लिए, तो वो बाइंडिंग एनर्जी मुझे याद है, यहाँ पे 1.3691 931.5 से मल्टीप्लाई करें तो 127.5। यहाँ पे U था, हमें क्या करना है, ये U को रिप्लेस करके उसकी वैल्यू रखनी है 931.5 MeV अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों तरफ हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, U तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो सी स्क्वायर था सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। तो हमें हर बार ये चीज़ अब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद ही रख लेना है कि 1 U की वैल्यू, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू एनर्जी में कितनी आएगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, राइट। इतनी वैल्यू आती है, इसलिए मैंने आपको इस तरह से दिखाया था कि जो मास है वो एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर के फॉर्म में रहता है। अब आपको बात समझ आई होगी, इसलिए हमारी जो ये वैल्यू आई वो कितनी निकल के आई, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, राइट। अब जो फ्रेंड यहाँ पे हमने मास डिफेक्ट लिखा हुआ है, ये हमारा एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, मैंने AMU करके लिखा हुआ है यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ये आया था हमारा 0.13691 U 9, अब सी स्क्वायर तो है ही हमारा, U की जगह अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं, कितनी लेके आए हम, 931.5 MeV अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हम काट देंगे यहाँ पे, डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो इसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी 1369 इंटू 931.5, और ये हमारी आएगी 127.5, कैलकुलेशन करने पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एटॉमिक मास यूनिट में जो वैल्यू होती है डेल्टा एम, मास डिफेक्ट को अगर आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी बन जाती है। कैसा बनती है वो पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो डेल्टा एम है उसको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन 16 के लिए हमारी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई, 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, इतनी आती है, ये रही। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग क्या है सर, तो बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग यही है कि अगर मैं इतनी एनर्जी इसको दूंगा 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हम ऑक्सीजन को इतनी बाइंडिंग एनर्जी देंगे 127.5 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सारे के सारे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो बाहर निकल आएंगे, यानी न्यूक्लियस हमारा पूरा टूट जाएगा और सेपरेट हो जाएंगे सारे और बाहर निकल आएंगे। यानी कि अगर आपको न्यूक्लियस में से सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को बाहर निकाल देने हो, न्यूक्लियस को ब्रेक कर देना हो, तो आपको इतनी एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जुड़े रहने के लिए इनको इतनी एनर्जी इसके पास है, वो सारी एनर्जी रिलीज होती है 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी हमारी यहाँ पे लगी है, राइट।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आइडिया आई। अब फ्रेंड्स हमारी एक और दूसरी क्वांटिटी आती है, फिजिकल क्वांटिटी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मान लो आपको यहाँ पे सारे न्यूक्लियस को बाहर नहीं निकाल के सिर्फ एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को ही बाहर निकालना है। हमें मान लो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है, उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम बोलेंगे EBN। तो उसको आप क्या करिए, एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब होगा कि एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। EBN इज इक्वल टू EB/A। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो देखो कितनी आएगी 127.5, और इसमें टोटल 16 न्यूक्लियंस हैं, 16। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 127.5 डिवाइड बाई 16 हमें मिला 7.96, राइट। तो 7.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे हमें बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। यानी कि अगर आपको एक प्रोटॉन को या एक न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 7.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स सीधा मतलब है बाइंडिंग एनर्जी मतलब आपको अगर सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को बाहर निकालने हो तो उसकी एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब आपको अगर एक ही न्यूक्लियन को बाहर निकालना हो उसकी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आई होप आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट, क्यू वैल्यू वाले। क्यू वैल्यू क्या होता है वो भी मैं आपको रिएक्शन में एक्सप्लेन करूंगा। अभी फ्रेंड्स इसके ऊपर से हम यहाँ क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ के फीचर्स क्या हैं और उसके कंक्लूजन्स क्या हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ हमें इंडिकेट कर रहा है, जो ये वाला एक्सिस है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इस तरफ हमारा है मास नंबर, राइट। तो किसी भी न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी ये लाइन डिफाइन कर रही है, और वो न्यूक्लियस कितने टोटल नंबर कैरी करता है ये लाइन डिफाइन कर रही है। ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी से आइडिया आया कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। तार में जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो, और वही हम चीज़ लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस ग्राफ से आइडिया आई। तो पहले दो इंपॉर्टेंट फीचर इस ग्राफ के हम नोट करेंगे। पहला जो है वो ये है कि इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो 30 से लेके 170 तक, यहाँ तक ले लेते हैं, 30 से लेके 170 तक कांस्टेंट रहती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यानी हम ये सल्फर लेंगे या आयोडीन लेंगे, राइट, लगभग लगभग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एग्जैक्टली सेम नहीं आएगी, ऑलमोस्ट सेम, लगभग लगभग सेम आएगी। और दूसरी बात कि हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते, राइट। क्यों चेंज नहीं कर सकते ये भी हम समझते हैं। पहला पॉइंट ये हमने डिस्कस करा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, किसकी, 30 लेस देन A लेस देन 170। तो अब हम यहाँ पे हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है। इसमें एक चीज और आप नोटिस करो कि जो सबसे हाईएस्ट है वो 8 से थोड़ा सा ऊपर है, मैंने एक्सटेंड किया हुआ है ग्राफ को, 8 से थोड़ा सा ऊपर है। तो आपको ये याद रखना है कि 56 आयरन जो है वो 56 न्यूक्लियन कंटेन करता है। तो 56 आयरन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगी वो आएगी 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। अगर आपको 56 आयरन में से न्यूक्लियन को बाहर निकालना है तो आपको बकायदा इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 8.75, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तभी हमारा न्यूक्लियन या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकल पाएगा, राइट। मान लो हम आगे बढ़ते हैं, आपको ऐसा मिसकंसेप्शन ना हो कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे यूरेनियम पे 238
तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके इलेक्ट्रॉन हमने चैप्टर 12 में पढ़े, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइंड में आ रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियन, उसके अंदर से न्यूक्लियन को बाहर निकालना हो, इसकी बाइंडिंग एनर्जी आएगी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। यानी कि अगर आपको यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 में से एक न्यूक्लियन को निकालना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 7.6। कम होगी बाइंडिंग एनर्जी, आयरन के लिए ज्यादा आ रही है। इनफैक्ट पूरे ग्राफ में सबसे हाईएस्ट आयरन की ही है। ऐसा क्यों है वो भी हम समझेंगे यहाँ पे। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि 30 से छोटे उनको बोलते हैं लाइटर न्यूक्लियाई। तो जो लाइट न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी लो आती है, लो बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां से नीचे जो भी होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी लो आएगी, राइट। 170 से ऊपर हम जाएंगे, उनको बोलते हैं हैवी न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियाई, उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आती है, ग्रेटर हायर आती है। इनकी बाइंडिंग एनर्जी लोअर है और इनकी ग्रेटर है, हायर है, राइट। तो ये हमें यहाँ पे समझना है, ओके। तो ये दो पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ के लिए। मैंने ग्राफ भी बना रखा है, तो आप इजीली इस तरह से रिवीजन नोट बनाकर इसको समराइज कर सकते हो कि 56 की एनर्जी 8.75, 238 की एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन। 30 से छोटे जो होंगे उनको लाइटर न्यूक्लियाई बोलेंगे, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम आएगी, और 170 से जो बड़े होंगे उनकी भी कम आएगी। यानी कि वापस वही पॉइंट आया घूम फिर के कि 30 से लेके 170 तक मैक्सिमम आती है और ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। और सबसे हाईएस्ट किसकी आती है? आयरन 56 की आती है। अब फ्रेंड्स इनके ऊपर से और 4 पॉइंट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो मैं एक और डायग्राम बना लेता हूं और फिर हम समझते हैं, राइट। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस ड्रॉ करा है, राइट। और बहुत सारे न्यूक्लियंस मैंने लिए हैं यहाँ पे, इससे भी बहुत सारा ज़्यादा आ सकता है। आप देखिए, सोचिए कि 238 यूरेनियम हो तो 238 न्यूक्लियंस होंगे, ये तो बहुत कम है, खैर, राइट। तो यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं इस डायग्राम से। पहला मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट पॉइंट, जो न्यूक्लियर फोर्स रहेगा वो अट्रैक्टिव रहेगा। आप देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन भी साथ में जुड़े हुए हैं। द न्यूक्लियर फोर्स is attractive and sufficiently strong to produce a binding energy per nucleon। आपको पता है कि रिपल्सन होता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, फिर भी वो जुड़े हुए हैं। तो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतना सफिशिएंट है कि बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस करके उनको साथ में टुगेदर रख रहा है, राइट। उतनी बाइंडिंग एनर्जी वो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उतनी वो प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो फ्रेंड, सेकेंड पॉइंट में आपको डिस्कस एक्सप्लेन करता हूँ, सॉरी। ये जो शॉर्ट रेंज फोर्स है ये ओनली, पहली बात तो शॉर्ट रेंज फोर्स की वजह से न्यूक्लियस यहाँ पे टुगेदर है, न्यूक्लियस टुगेदर है, राइट। जो शॉर्ट रेंज फोर्स है उसकी हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स। तो शॉर्ट रेंज फोर्स ओनली कुछ फेम्टोमीटर तक ही एप्लीकेबल होता है, अपने पड़ोसियों को ही लगता है वो, और ज़्यादा दूरी पे नहीं लगता, बहुत ही कम फेम्टोमीटर में। तो मान लो कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन, जिसको मैंने ब्लू पेन से राइट किया हुआ है और यहाँ पे हाईलाइट किया है, उसके आसपास के पड़ोसी आप देखोगे तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 नेबर्स उसके हैं, राइट। अब ऐसा पाया गया कि उसकी जो रेंज होती है वो नेबर तक ही रहती है, उससे दूर नहीं हो सकती। तो ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा होगा, ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन के बीच में नहीं लग रहा होगा, वो अपनी बहुत ही कम रेंज तक ही लगता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूट्रॉन है उसने इन नेबर के साथ ही बाइंडिंग एनर्जी बनाई हुई है। ये चीज डायरेक्टली इंडिकेट करती है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी
वो डायरेक्टली प्रपोजल आती है नेबर न्यूक्लियन। जितने नेबर न्यूक्लियन ज्यादा होंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। अब फ्रेंड सिंपल सी बात है कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा कहाँ होगी, अंदर ही। आप देखिए इसके कितने नेबर हैं, 1 2 3 4। इसके कितने नेबर है, ओनली 1 एंड 2। इसके कितने नेबर है, 1 2 3 4 5। जितना हमारा न्यूक्लियन इंटीरियर पार्ट में होगा उसके उतने पड़ोसी ज्यादा होंगे, ज्यादा नेबर होंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो नेबर न्यूक्लियन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। तो बाइंडिंग एनर्जी है वो नेबर न्यूक्लियन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। अब मान लो हम नेबर को पी से डिनोट कर लेते हैं, पी से। तो पी हमारे नंबर ऑफ नेबर न्यूक्लियंस हैं। तो जितने वो ज्यादा होंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए होगी, ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी उनको टुगेदर रहने के लिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लूँ और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा लूँ तो कांस्टेंट आएगा के, जो कि एनर्जी के इक्विवेलेंट आएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ यहाँ हमने प्रूव करा कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो नेबर न्यूक्लियन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। जितने हमारे नेबर बढ़ेंगे, राइट, उतनी हमारी एनर्जी बढ़ेगी। अब आप सोचो क्या इंडिया अपने नेबर को बढ़ा सकता है क्या? बट ऑब्वियसली नहीं। नेपाल, राइट, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, जो हमारे नेबर्स हैं, श्रीलंका, उनको हम यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर सकते राइट, है ना, हम चेंज भी नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई नया न्यूक्लियन ऐड करना हो तो वो न्यूक्लियन कहाँ पे आएगा, बाउंड्री पे आएगा, यहाँ पे। अगर मैंने न्यूक्लियन ऐड करा तो वो कहाँ पे आएगा, बाउंड्री पे आएगा। तो क्या इसकी वजह से इसको कोई न्यूक्लियर फोर्स में फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्या इसकी वजह से इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हुई क्या? नहीं हुई। अगर मतलब न्यूक्लियन के ऊपर फोर्स ही नहीं लग रहा है, राइट, बहुत ज्यादा दूरी पे है फेमटोमीटर में, डिस्टेंस में, तो बट ऑब्वियसली उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं लगेगा तो बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से क्रिएट करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप जितने भी न्यूक्लियन ऐड करोगे तो बीच में जगह ही नहीं है, हाईली डेंस होता है हमारा न्यूक्लियस, आप देखो कहीं पे जगह नहीं है। तो इंटीरियर पार्ट का कोई भी न्यूक्लियन यहाँ पे अपने नेबर को नहीं बढ़ा सकता। नेबर फिक्स है, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी भी फिक्स है। तो अब आपको आइडिया आया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट कैसी होती है, कांस्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप चेंज नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, राइट। अब देखो आपको पता होगा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यहाँ से, वैसे वैसे क्या होता है, न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ते जाते हैं। उसका भी रीजन बहुत साफ है। अगर मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियन के फॉर्म में एक प्रोटॉन ऐड करता हूँ तो प्रोटॉन क्या करेगा, रिपल्सन बढ़ाएगा, उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होगी लेकिन उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, राइट। लेकिन अगर मैं प्रोटॉन की जगह पे न्यूट्रॉन ऐड करूं, राइट, तो बाइंडिंग एनर्जी तो वो प्रोटॉन जितनी बढ़ाएगा लेकिन वो रिपल्सन नहीं क्रिएट करेगा। इनफैक्ट इन दोनों के बीच में यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में भी एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, राइट, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन या प्रोटॉन सेम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे न्यूट्रॉन ऐड करने में फायदा है, प्रोटॉन के मतलब यहाँ पे प्रोटॉन ऐड करने से बेटर क्या रहेगा, न्यूट्रॉन ऐड करना, बिकॉज न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, ना तो अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं बढ़ा रहा, अट्रैक्शन बढ़ा रहा है, और न्यूक्लियर एनर्जी तो उतनी ही वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारी बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे सारे फिक्स हो जाते हैं, सबके यहाँ पे इंटीरियर पार्ट में जो पड़ोसी हैं वो फिक्स हो जाते हैं, बट ऑब्वियसली, राइट। अब आप देखिए, अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट। तो ये थर्ड पॉइंट हमारे यहाँ क्या बता रहा है, अब देखिए कि मान लो यूरेनियम 238 के पास 240 है, राइट। तो कोई एक न्यूक्लियन है 240 वाला, उसकी बाइंडिंग एनर्जी हमारी कम होगी क्योंकि हमने पढ़ा कि 170 के ऊपर कम होती जाएगी, राइट। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, लेकिन अगर मैं ये 240 के दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दूं, 120, राइट, मैं क्या करूं यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं ऐसे 120,
तो ये ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जो पहले बाउंड हो रखे थे, एनर्जी लगी हुई थी उनको बाउंड करने में, तो वो एनर्जी रिलीज होगी, राइट। तो एनर्जी यहाँ पे हमारी बढ़ेगी। देखो, हमने 240 को दो पार्ट में डिवाइड करा, यानी हमारा जो न्यूक्लियॉन है वो कहाँ पे आ गया, 170 के अंदर आ गया। 170 के अंदर आ गया मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब देखो, ये रहा, एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगी। अब देखो कि 238 की यहाँ पे कितने के आसपास है, राइट। 170 की आप देखिए 8 के नज़दीक में है, राइट। तो जैसे ही हम यहाँ पे फ्रेगमेंट करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, राइट। अगर मैं इसका और दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ 60-60, तब देखिए मैक्सिमम के करीब आ गया। 60 मतलब मैक्सिमम, 8 के भी ऊपर चली गई एनर्जी, राइट। क्योंकि और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होंगे हमारे न्यूक्लियस, राइट। यानी कि आप जितना ए यानी न्यूक्लियन के नंबर, जितने आप न्यूक्लियन को डिवाइड करते जाओगे उतनी हमारी यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी और बढ़ती जाएगी, राइट। और न्यूक्लियंस टाइटली बाउंड रहेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उनको बाउंड रखने के लिए। यही लॉजिक है हमारा कि जैसे जैसे आप इनके बीच में आओगे एनर्जी मैक्सिमम की ओर बढ़ेगी, राइट। अब हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। यहाँ पे हमने क्या करा, ब्रेक करा। दो यहाँ पे हैवी एलिमेंट है, उसको ब्रेक करके हम लाइटर की तरफ लेके जा रहे हैं। लाइटर मतलब इन दोनों के बीच में लेके जा रहे हैं, 30 से लेके 170 तक। लाइटर तो हमारा 30 से नीचे हो जाएगा। फिर 120 को हम डिवाइड करेंगे 60 में, तो हमारी एनर्जी और बढ़ेगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, और इसी को हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं वापस न्यूक्लियर फिजन को। अब हम यहाँ पे हमारा 4th पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट 4 हम यहाँ लिख लेते हैं। पॉइंट 4 हमारा ये डिफाइन करता है कि जो हमारे लाइटर न्यूक्लियाई हैं, लाइट न्यूक्लियाई, जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं 10 से भी छोटे हैं, राइट, लेस देन 10, राइट। अगर वो मर्ज हो के इनके बीच में आ जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी, राइट, एनर्जी और रिलीज होगी। तो मान लो 10 10 10 वाले 3 इकट्ठा हो गए तो हमारे 30 के नज़दीक आ गया न्यूक्लियन, और 30 के नज़दीक आया मतलब एनर्जी 8 के करीब चली गई। सोचो आप, राइट। तो पहले जो हमारा 10 के नज़दीक था उसकी बाइंडिंग एनर्जी 6 पॉइंट समथिंग के आसपास थी, लेकिन जैसे ही वो फ्यूज हुआ, मर्ज हुए छोटे छोटे न्यूक्लियंस, तो एनर्जी और रिलीज हुई, राइट। अब मान लो 20-20-20 वाले 3 मर्ज हो जाए तो मैक्सिमम एनर्जी तक पहुंच जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, राइट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होगी, राइट। यही प्रोसेस स्टार में होती है और हम लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड, ये हमारे 4 पॉइंट थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के रिगार्डिंग इसी ग्राफ के ऊपर से। अब मैंने जो आपको पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन करा, फिजन, न्यूक्लियर फिजन, अगर उसको हम कंट्रोल रखें, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल रखें, तो वो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। और अगर अनकंट्रोल हो जाए तो वही न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। अगर इस रिएक्शन में हम इस तरह से फ्यूज करवाएं कि हम जो टेम्परेचर है, राइट, उसको टॉलरेट कर सकें, उसको कलेक्ट कर सकें, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी रिलीज होती है, राइट। और उससे हम हाइड्रोजन बॉम्ब भी बना सकते हैं। ओके, तो बनाना अच्छी बात नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये हमारे 4 पॉइंट थे जो मैंने आपको डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब तो रेडियो एक्टिविटी हमारा निकल चुका है, सिलेबस में भी नहीं है, राइट। तो रेडियो एक्टिविटी के जो न्यूमेरिकल पूछे जाते थे उनको कवर करने के लिए अब यही न्यूमेरिकल आएंगे, राइट। उसकी जगह पे इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये इसमें आपने डिटेल में समझा कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है। अब उसके न्यूमेरिकल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। तो इसको आप पार्ट 1 मान लीजिए, राइट, मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का पार्ट 1, और इसमें हमने एक न्यूमेरिकल करा है। और पार्ट 2 में हम इसके न्यूमेरिकल और लेके आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको आइडिया भी आ जाए कि इसके न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन कैसे करनी है और उनको सॉल्व कैसे करना है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। बाय एवरीवन।